Hello everyone. Today we'll take a new chapter of civics, chapter number 5, the parliamentary form of government. In previous chapters we already discussed about parliamentary form of government in chapter number 3, parliamentary form of government why and how, and chapter 4, parliamentary form of government executive. And this is chapter number 5, parliamentary form of government, the judiciary. In this chapter we talk about judiciary of our country. We have two levels of government in our country. First, one of the center and the other for the state. एक तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है जिसे हम केंद्र सरकार बोलते हैं, और एक होती है स्टेट लेवल की जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब हम इनके कोड के बारे में पढ़ेंगे। पावर्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट हैव बीन वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इनकी पावर्स है, बोथ गवर्नमेंट हैव बीन वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो इन स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो बहुत अच्छे से स्पेसिफाइड है, डिफाइंड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब इन गवर्नमेंट को रन करने के भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए गए थे। अब जो जुडिशरी है वो क्या है? Federal form of government and a single unified judiciary. In other words, all the courts interpret the enforce of the state law as well as law made by the parliament. तो ये कह सकते हैं कि जो कोर्ट्स हैं, यानी स्टेट लेवल पे क्या आता है? हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड जो उसके अंडर में कोर्ट आते हैं वो, और जो सेंट्रल लेवल के कोर्ट हैं वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। इन सब के ये भी इंटरप्रेट यानी हस्तक्षेप इनमें किया जा सकता है उन नियमों के आधार पर जो नियम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। द सबऑर्डिनेट कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर ऑल सब्जेक्टेड टू द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और भी जो लोअर लेवल के कोर्ट हैं वो सब किसके कंट्रोल में आते हैं? वो सारे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे क्या है? सुप्रीम कोर्ट विद इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाईएस्ट जुडिशियल, ये सब यानी कि पूरे देश में न्याय करने वाली यानी कि पूरे देश की एक सर्वोच्च न्यायपालिका है, जो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। और जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो, सब किसके अंडर में आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए। द सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट होता है, ये मैंने आपको भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस की सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होता है। Accordance with the Act of 2008, the Supreme Court consists of the Chief Justice of India. Accordance of the Act of 2008, Supreme Court में क्या होते हैं? एक तो चीफ जस्टिस होते हैं। चीफ जस्टिस कौन है? रंजन गोगोई। चीफ जस्टिस के अलावा उसमें 30 यानी 30 अदर जजेस होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, यानी कि मेन यानी चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस, इससे ज़्यादा उसमें नहीं होते हैं। अब इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? क्वालिफ़िकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट, यानी कि उनको होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। जैसे हमने पहले एग्जीक्यूटिव्स के लिए पढ़ा था कि उन्हें भी क्या होना चाहिए? सिटीज़न ऑफ इंडिया। बिल्कुल उसी तरह से जो जज कोर्ट के लिए अपॉइंट होते हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के लिए,
उन्हें सबसे पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। हैव बीन अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट एट लीस्ट 5 ईयर, सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले उन्हें 5 ईयर्स तक, कम से कम 5 साल तक के लिए हाई कोर्ट में भी होना ज़रूरी है। कम से कम, लीस्ट यानी कम से कम 5 साल का अनुभव उन्हें हाई कोर्ट में काम करने का भी होना चाहिए। हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स, और इससे पहले यानी कि हाई कोर्ट में जज होने से पहले उन्हें लगभग 10 साल का एडवोकेट यानी क्या होते हैं, वकील, जो वकालत करते हैं, उसका उन्हें 10 साल का अनुभव होना चाहिए। कहाँ का अनुभव होना चाहिए? हाई कोर्ट का, यानी कि एडवोकेट इन हाई कोर्ट एट लीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल का अनुभव होना चाहिए। बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, और ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते हैं, ये कौन? उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो किसकी राय लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर की राय लेते हैं। और जो जस्टिस यानी जो जूरिस्ट होते हैं, मतलब उनकी जो कमेटी होती है, उनकी राय पे ही ये चीफ जस्टिस इलेक्ट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज द प्रेसिडेंट may deem necessary, but while appointing other judges, the Chief Justice of India shall always be consulted. चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद जो अदर जजेस होते हैं उनके लिए डिस्कस किससे किया जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। यानी एक बार चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ जजेस हैं उनके लिए कंसल्ट चीफ जस्टिस से किया जाता है कि उनको किस आधार पे अपॉइंट किया जाए। टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल, द जजेस एंजॉय अ रीजनेबल सिक्योरिटी एंड टेन्योर। वंस अपॉइंटेड ए जज रिटायर ऑन अटेंडिंग ऑफ एज ऑफ 65 ईयर्स। जैसे अदर जो रिटायर है, रिटायरमेंट की एज क्या है? 60 ईयर्स, लेकिन जजेस के एक बार अगर वो अपॉइंट हो जाते हैं तो उनके रिटायरमेंट की एज क्या है? 65 ईयर्स, यानी जो नॉर्मल रिटायरमेंट एज है उससे 5 साल ज़्यादा उनकी एज होती है। A judge may resign from his office by writing to the president. He may also be removed from his office by the president only in grounds of proven misbehavior और incapacity। जो जजेस हैं अगर वो अपनी जगह को छोड़ना चाहते हैं, लीव करना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे हटाया जा सकता है? या तो वो खुद ही रिटर्न में दे दें कि मैं इस जॉब को लीव करना चाहता हूँ या छोड़ना चाहता हूँ, या फिर उनके लिए एक मोशन लिया जाता है, इम्पीचमेंट मोशन दिया जाता है, और उसी के बिहाफ पे लॉन्ग डिस्कशन के बाद उनको रिमूव किया जा सकता है। उनका रिमूवल बिल्कुल उसी तरह से मुश्किल होता है जैसा कि किसी प्रेसिडेंट के रिमूवल का होता है, यानी कि इतने आसानी से उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर उनको रिमूव करना है तो उसके लिए एक मोशन, इम्पीचमेंट मोशन होता है। But that is possible only when an address of each house of parliament passed by majority total membership of the house and by majority of not less than 2/3 of member present a voting have been presented to the president। और उस मोशन के लिए क्या करना होता है? जो पार्लियामेंट में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर उसके ऊपर बहस करते हैं, और अगर 2/3 यानी टोटल नंबर के में से 2/3 मेंबर अगर इसके लिए अपनी एसेंट दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, तो चीफ जस्टिस को रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। Salaries of the judges, the chief justice and other judges are paid such salary as may
he be determined by the parliament. In addition to that, judges are entitled to rent, free residence and other allowance. यानी कि इनकी जो सैलरी होती है वो डिसाइडेड होती है पार्लियामेंट में और उसी के अकॉर्डिंग इनको सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जो डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते और दूसरे रहने के और दूसरी जो सुविधाएं होती हैं वो भी सारी दी जाती है और उनके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। फ्री रेजिडेंशियल यानी रहने के लिए उनको मुफ्त आवास दिया जाता है। Their salaries are charged on the consolidated fund of India and cannot be voted upon by the parliament. इनकी जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द पार्लियामेंट। कंसोलिडेट फंड क्या होते हैं? जो अतिरिक्त भत्ते होते हैं या जो कोष होते हैं उसमें से इनकी सैलरी दी जाती है और उसके लिए किसी भी तरह की कोई वोटिंग नहीं की जाती है, यानी वोट उसके लिए किए ही नहीं जाते हैं। तो ये सैलरी ऑफ द जजेस थी। अब हम पढ़ेंगे जुडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स होती हैं। जुडिक्शन मीन्स द पावर दैट ए कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइज टू इंटरप्रेट लॉज एंड टू सेटल डिस्प्यूट्स। क्या होता है? जिसमें उसमें जो भी कार्य है या कोई भी ऐसा दोष जिसके में क्या कर सकते हैं वो अपना हस्तक्षेप करके और अपने द्वारा घोषणा कर सकते हैं न्याय की। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एन एक्सटेंसिव जुडिक्शन बोथ ओरिजिनल एंड अपीलेट। इट ऑल्सो हैज़ एडवाइजरी जुडिक्शन। इट इज़ ऑल्सो द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो चीफ जस्टिस हैं वो अपने हस्तक्षेप के द्वारा जो भी निर्णय लेंगे वो फाइनल डिसीज़न माना जाता है। किसके बिहाफ पे? कंट्री के बिहाफ पे उसे फाइनल डिसीज़न माना जाता है। यानी कि जो निर्णय वो लेते हैं वो ही अंतिम निर्णय होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो डिसीज़न होते हैं वो लिए जाते हैं। ओरिजिनल जुडिक्शन। द ओरिजिनल जुडिक्शन एक्सटेंड to those cases which the Supreme Court has authority to hear decide the first instance, यानी पहले आधार पे जो काम किया जाता है उसे माना जाता है। The Supreme Court in its original jurisdiction entertains this dispute between government of India and one or more state। जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करती हैं? क्योंकि वो सेंट्रल लेवल का कोर्ट होता है, सुप्रीम यानी कि हाईएस्ट कोर्ट होता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर कोई झगड़े या विवाद होते हैं तो उनको सुलझाने का काम करती है। यानी कि उनके कामों में हस्तक्षेप, अगर उनके लेवल पे वो सॉर्ट आउट नहीं होते हैं तो उनको वो दूर करने की पूरी कोशिश करती है। अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, यानी कि क्योंकि वो सेंट्रल लेवल की होती है तो एक से ज़्यादा मतलब दो स्टेट्स के बीच में, जैसे कावेरी जल विवाद है ना, वाटर ट्रीटी जो इनके बीच में हुई थी उसके ऊपर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है, तो जैसे 2 स्टेट और उनसे ज़्यादा के भी अगर हैं तो उन डिस्प्यूट्स को भी दूर करने की पूरी कोशिश करती हैं। उसके बाद है डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट और टू द अदर। यूनियन यानी केंद्र सरकार और जो दूसरी राज्य सरकारें हैं उनके बीच के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने का कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द सोल जुडिक्शन विद रिगार्ड टू अबव मेंशन डिस्प्यूट्स, दैट इज़ द अबव डिस्प्यूट्स कांट बी हर्ड और डिसाइड बाय एनी अदर कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जिसका निर्णय ले लिया, जिसकी सुनवाई कर ली, वो किसी भी दूसरे राज्य स्तर के कोर्ट पे दोबारा नहीं ले जाया जा सकता है और न ही वहाँ के जज इसके लिए दोबारा सुनवाई कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था ओरिजिनल जुडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एंटरटेन suit for the enforcement of fundamental rights. Such suit can be brought before the High Court as well.
सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि जो एनफोर्समेंट मतलब अपनी तरफ से जो फंडामेंटल राइट कई लोग होते हैं जो उसको वायोलेट कर देते हैं तो उसको तोड़ने के खिलाफ भी अपना निर्णय दे सकते हैं। सच सूट कैन बी ब्रॉट बिफोर द हाई कोर्ट एज वेल। और जैसे अगर वो किसी स्टेट लेवल के हैं तो पहले क्या करना होगा, पहले स्टेट लेवल पे उसकी अपील करनी होगी और अगर वो नहीं होता है तो फिर उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है। तो ये ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। अब हम पढ़ेंगे अपीलेट जुडिक्शन। ओरिजिनल पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे अपीलेट जुडिक्शन। The Supreme Court is the final court of appeal. An appeal can be made in the Supreme Court against a judgment of a high court in India. Appellate jurisdiction extends to the following cases. Constitutional case. On matters involving interpretation of the Constitution, the Supreme Court has the last word. An appeal lies the Supreme Court against any judgment of High Court. यानी पहले जो हाई कोर्ट मतलब जैसे आप सपोज़ कीजिए कि राजस्थान है तो राजस्थान का जो केस होगा वो पहले हाई कोर्ट पे जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा और फिर वहाँ के डिसीज़न से अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरप्रेट करता है और वहाँ पे इसके डिसीज़न, लेकिन फिर वो फाइनल डिसीज़न होता है। अगर जो भी ऑफेंडर होता है या जो भी उस केस को आगे ले जाता है उसे फिर उनके डिसीज़न को मानना ही होता है। सिविल केसेस। अपील्स इन सिविल मैटर कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट इफ़ द हाई कोर्ट certifies that the case involve a substantial question of law of general importance or question made needs to be decided by the Supreme Court. अपील इन क्रिमिनल मैटर्स। देखिए जो मैटर्स होते हैं वो भी टू टाइप्स होते हैं, एक तो क्रिमिनल होते हैं और एक सिविल केसेस होते हैं। सिविल केसेस में यानी क्राइम के अलावा जो दूसरे केस होते हैं वो सब सिविल केसेस में आते हैं और जो क्राइम्स यानी कि जुर्म होते हैं वो सब क्रिमिनल केसेस में आते हैं। दोनों की सुनवाई कहाँ तक होती है, स्टेट लेवल की जो कोर्ट होती है हाई कोर्ट वहाँ तक होती है और अगर उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो फिर वो उसे आगे सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं, लेकिन जो उनका डिसीज़न है वो सब कुछ उधर लेके जाना होता है और उसे बताना होता है। अपील्स इन क्रिमिनल मैटर। देयर आर टू वेज इन द एन अपील ऑफ क्रिमिनल मैटर मे बी ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट एन अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट इफ़ द, अगर जैसे पहले अपील कहाँ की गई है, सो हाई कोर्ट में की गई है तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू होता है। सेशन जजेस has adequate the excuse by the High Court on an appeal from the government, reverse the decision of actual and sentence the accused to the death. High Court has withdrawn any case from a subordinate court and has convicted the accused and sentenced him to death. ठीक है, मतलब अगर जो डेथ या जो लॉन्ग लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होता है अगर उन्होंने वो दिया है तो उससे रिहाई या उसको आगे बढ़ाने के लिए वो आगे जा सकता है। विद ए सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट एन अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइड दैट द केस नीड्स टू बी अपीलेड टू द सुप्रीम कोर्ट। इन सब की सुनवाई के बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न दे दिया, हाई कोर्ट ने डिसीज़न दे दिया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट के बाद उनका डिसीज़न हो गया, फिर भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि अभी इसको आगे और सुनवाई की आवश्यकता है। उसके बाद ही वो कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे वो सिविल केसेस हों या फिर क्रिमिनल केसेस हों। और क्रिमिनल केसेस में ही हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो पनिशमेंट होता है डेथ का वो उसी में मिलता है, कभी भी सिविल केसेस में ऐसा नहीं होता है। जो क्राइम होता है ना जुर्म, उसी में डेथ का प्रोविज़न है और अगर वो चाहते हैं हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देती है तो फिर वो कहाँ जा सकते हैं, उसकी सुनवाई के लिए
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट चले गए, इसका एक सिस्टम है जो कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल का बना हुआ है। तो स्टेट के लिए पहले हाई कोर्ट और सेंट्रल लेवल के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अगर स्टेट लेवल का केसेस हैं तो वहाँ की जो स्टेट कोर्ट है वो उसे देखती हैं और उसके बाद वो उसे आगे फॉरवर्ड कर देती हैं विद द सर्टिफिकेट के साथ, तभी वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। Independence of the Supreme Court. The Supreme Court has a very important role to play a federal political system. Its independence is essential for functioning of a democratic and federal polity. Independence of the judges of Supreme Court is ensured by the following provision. जो independence यानी कि आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, अब उसमें क्या है, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है वो क्या है, चेक एंड बैलेंस, आपस में तीनों के कामों को देखते हैं और उनको बैलेंस करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जुडिशरी अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी क्यों है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है उन्हें तो सारे वही लॉज फॉलो करने होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, जुडिशरी को भी वही करने होते हैं। लेकिन इसमें जो सुप्रीम जजेस होते हैं या कोर्ट के जो हाईएस्ट कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके जो डिसीज़न होते हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके ऊपर कोई भी मिनिस्टर अपना दबाव नहीं डाल सकता है, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कसाब का, जो मुंबई में उसने बॉम्ब ब्लास्ट किए थे और जब ये उसके लिए सेंटेंस टू डेथ यानी कि उसे फांसी की सज़ा हुई थी, तो अप्रूवल के लिए कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब वो डिसीज़न फाइनल होके और प्रेसिडेंट के पास गया, तब प्रेसिडेंट ने ये बोला कि इसकी सज़ा को यानी इसके पनिशमेंट को कम करके और लॉन्ग लाइफ टाइम